वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर और आज हम स्टार्ट करेंगे एसी फंडामेंटल थ्योरी। तो एसी फंडामेंटल थ्योरी में हम रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में भी हमने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस कभी पावर लॉस नहीं करते, लेकिन रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो पावर लॉस करता है जब एसी सप्लाई दिया जाए तो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे आज आरएल सर्किट इन एसी। तो हम यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं आरएल, ठीक है, आरएल सर्किट की। तो एसी फंडामेंटल थ्योरी में जब भी हम एसी सप्लाई की बात करें तो आपको एक चीज़ याद आना चाहिए कि एसी में जो इसकी जो वेव फॉर्म होती है वो पॉजिटिव और हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। कहने का मतलब ये है कि एसी टाइम के अकॉर्डिंग इसका एम्पलीट्यूड और इसका डायरेक्शन, एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यही इसका एम्पलीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होने के कारण ही जब भी किसी सर्किट में एसी सप्लाई दिया जाता है तो उसके मान में सडनली परिवर्तन होने लगता है। अब यहाँ पर हम बात करें यदि आरएल सर्किट मतलब रजिस्टर और इंडक्टर को जोड़कर एक सर्किट तैयार करें। ये जो एल है ये है इंडक्टर और आर है यहाँ पर रजिस्टर। अब किसी से एसी सप्लाई देने पर, इस सर्किट में हमने एसी सप्लाई दिया है, एसी सप्लाई देने पर और इंडक्टर और रजिस्टर को हम दोनों को कनेक्ट कर दें सर्किट में श्रेणी में, तब क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं आर से, या तो इसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या इसे हम इंडक्टर रजिस्टर भी बोल सकते हैं। कहीं रेजिस्टेंस लिखा होगा बात एक ही है, रजिस्टर लिखा होगा या रेजिस्टेंस लिखा होगा तो भी बात एक ही है, क्योंकि रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है। ये प्रतिरोधकता है और ये क्या है, प्रतिरोध है। रजिस्टर को क्या कहा जाता है बेटा, प्रतिरोध, और रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। तो R को किसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाए और L को किसी सर्किट में, इंडक्टेंस को या इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए तो उस सर्किट में एसी सप्लाई देने पर इस सर्किट में क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किट को कनेक्शन के लिए एक तो सीरीज कनेक्शन होता है, दूसरा पैरेलल कनेक्शन और तीसरा होता है सीरीज एंड पैरेलल को मिलाकर मिक्स्ड कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ दें तो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए तो पैरेलल हो जाता है। और मिक्स्ड में क्या होता है, यदि दो रेजिस्टेंस को, एक को सीरीज में और उसके बाद दो रेजिस्टेंस को ऐसा पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, मिक्स्ड कनेक्शन हो गया। तो इसमें एक रेजिस्टेंस सीरीज का हो गया, हमने दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिए और दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिए तो ये कनेक्शन हो जाता है मिक्स्ड कनेक्शन। ठीक है, इसको कंपाउंड कनेक्शन भी कहा जाता है, मिश्रित कनेक्शन भी या मिश्रित क्रम भी कहा जाता है। एक चीज़ है, जब किसी एसी फंडामेंटल थ्योरी में आर और एल को जोड़ा जाता है तो उस रेजिस्टेंस में वी आर ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वी आर क्या है बेटा, ये वोल्टेज ड्रॉप है। और वी एल भी क्या हो जाएगा, इंडक्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, इसे भी हम वोल्टेज ड्रॉप ही कहेंगे। जब इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो एसी सप्लाई देने पर इसमें करंट फ्लो होगी। करंट जब सर्कुलेट होगी तो करंट यहाँ पर सीरीज में है तो डिवाइड नहीं होगी करंट। किसी भी पॉइंट में आपको कनेक्शन में जो करंट का मान है वो एक समान मिलेगा। इसमें आई का मान जो है, करंट का मान यहाँ पर भी रजिस्टर में उतना ही मिलेगा, इंडक्टर में भी उतना ही मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर करंट डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब यदि हम इसको सप्लाई दे रहे हैं तो फार्मूला जो बनता है V = Vm sin ओमेगा t। ये किस सिचुएशन में बनेगा, जब आप एसी सप्लाई देंगे। एसी सप्लाई देने पर इसमें साइन ओमेगा t ये वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन वेव फॉर्म कैसी होती है, पॉजिटिव और
नेगेटिव, इसीलिए ये जो साइन ओमेगा टी है ये टाइम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। Vm यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज है, क्योंकि हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम वोल्टेज Vm का मान होगा। और ये जो V है ये है सप्लाई वोल्टेज। V क्या होगा बेटा, ये सप्लाई वोल्टेज होगा, और Vm क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, अधिकतम वोल्टेज, उस सर्किट में फ्लो होने वाला अधिकतम वोल्टेज। साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है इसका फार्मूला। तो इसमें जितना एंगल बनेगा उस एंगल को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के रिस्पेक्ट में किया जाता है, क्योंकि आपको मालूम है एक साइकिल चलने में जितना समय लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 1/f होता है कि नहीं, t इज इक्वल टू 1/f। t क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड, और f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक साइकिल चलने में उसको जितना समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा या टाइम पीरियड कहलाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो रेजिस्टेंस हमेशा एसी सर्किट में जब कनेक्ट होगा तो वो वोल्टेज को ड्रॉप ही करेगा, उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी ही है। लेकिन इंडक्टर प्योर इंडक्टर है, किसी सर्किट में जुड़ जाए तो ये पावर लॉस नहीं करता है। इसके कारण इसके जो कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप। देखो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये VR वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से होगा, VR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। यदि इसको हम इसके कंपैरिजन करें तो V क्या हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप VR हो जाएगा, और I इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, और R क्या हो जाएगा, इस सर्किट में लगाया गया रेजिस्टेंस। तो इसका फार्मूला बन गया VR इज इक्वल टू I इंटू R। अब वैसे ही हम इंडक्टर की बात करें तो इस इंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रही है, तो इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसमें वोल्टेज ड्रॉप का जो मान है ये यहाँ से यहाँ तक का ये है VL। तो VL इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा I इंटू XL। अब आपको पता है पिछली क्लास में हमने बताया था कि ये जो XL का जो मान है ये XL इंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट का विरोध करता है। XL क्या है, एक प्रकार का प्रतिबाधा है कि नहीं, जिसे क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का काम क्या करना होता है, ये भी बाधा ही उत्पन्न करने का काम करता है, मतलब कि ये भी रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो ये जो इंडक्टर है इस इंडक्टिव कॉइल में फ्लो होने वाली करंट का विरोध कर रहा है। तो इंडक्टिव कॉइल में फ्लो होने वाली करंट का विरोध करता है और उसे कहते हैं हम XL, जिसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे आपने देखा होगा इस सर्किट में बाधा उत्पन्न करने का काम क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस, वैसे ही इस इंडक्टर जो है इंडक्टिव कॉइल में बाधा उत्पन्न करने का काम कौन करता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस करता है। इसीलिए इसको हम रेजिस्टेंस के इक्वल मानते हैं। तो ये जो XL है ये रेजिस्टेंस के इक्वल ही है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, VL इज इक्वल टू I इंटू XL लिखेंगे, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो हो रही तो करंट का मान तो I ही होगा, लेकिन इस सर्किट में रेजिस्टेंस जो पैदा कर रहा है उसका मान हो जाएगा XL, क्योंकि ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये Z के या R के बराबर होता है। R के बराबर मतलब रेजिस्टेंस का ही काम करता है, इसीलिए यहाँ फार्मूला बन जाएगा VL इज इक्वल टू I इंटू XL। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसा कि हमने ये XL एक रेजिस्टेंस के बराबर ही है, क्योंकि बाधा उत्पन्न कर रहा है इसलिए R की जगह XL हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हर जगह अप्लाई होता है, याद रखेंगे। ओम्स लॉ जब भी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कंपैरिजन इस V इज इक्वल टू I इंटू R से ही किया जाता है। अब यहाँ पर हमने VL इज इक्वल टू I इंटू XL लिख दिए। अब ये जो है जब भी AC सर्किट में RL कनेक्ट होगा और वो भी सीरीज में होगा, जब भी
सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों कनेक्ट होंगे और एसी सप्लाई उसमें दिया जाएगा, तो उसका फार्मूला यही बनेगा इम्पीडेंस का। ठीक है, क्या बनेगा इम्पीडेंस का फार्मूला? Z इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। देखो ये जो R है इस सर्किट में रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या इसका जो मान है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस का काम क्या है? सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप करना या सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का विरोध करना। तो विरोध करने का काम इस रेजिस्टेंस का है, मतलब ये भी एक प्रकार की क्या है बेटा? बाधा ही है, इसलिए उसका R का स्क्वायर हो गया। और ये जो XL है ये इंडक्टिव कॉइल में करंट के फ्लो होने में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है ये उसका मान है XL, जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना आपको? तो ये दोनों ही बाधा है, ये भी बाधा ही है, ये प्रतिबाधा है, इसीलिए R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है और ये फार्मूला आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए। जब भी आप किसी एसी सर्किट में रजिस्टर और इंडक्टर जुड़े होंगे तो इसी फार्मूले से आप वैल्यू निकालकर, मान निकालकर सॉल्व करेंगे। ये इसका फार्मूला ही है, मतलब ये इतना जितना भी हमने अभी कैलकुलेशन किया ये उसका मेन फार्मूला है। ये यही फार्मूला यदि हम निकालें तो अब इस सर्किट में फार्मूले का मान निकालेंगे तो V इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या है? VR है, प्लस VL क्या है? ये भी इंडक्टर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। इस दोनों को यदि यहाँ पर हम रखते हैं तो VR किसके इक्वलेंट है? VR इज इक्वल टू I इंटू R है। तो यहाँ पर जब मान रख देंगे तो I इंटू R हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि VL का मान जब रखते हैं तो I इंटू XL ही रखेंगे, क्योंकि VL इज इक्वल टू I इंटू XL होता है। यहाँ पर मान जब रख दिया जाए तो ये जो IR है ये किसकी वजह से हो रहा है? इस रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, ये रेजिस्टेंस के कारण हो रहा है, इसलिए R का स्क्वायर आ गया ये फार्मूले में। XL कहाँ से आया? तो इस इंडक्टर में होने वाला बाधा या इस इंडक्टर में होने वाला जो प्रतिबाधा है जिसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, ये उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेजिस्टिविटी क्रिएट कर रहा है और ये भी रेजिस्टिविटी क्रिएट कर रहा है। तो इसका मान ये जो है, ये दोनों का जो मान है ये Z के बराबर होता है। देख लीजिए Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो ये जो है ये यहाँ से I को हटा दें तो क्या बचता है? R का स्क्वायर और XL का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर और XL का स्क्वायर यहाँ से इसको कॉमन, I को कॉमन निकाल के कर सकते हैं हम, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से I को अलग निकाल लीजिए आप और यहाँ से I को अलग निकाल लीजिए, बचेगा क्या? R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? ये I को हमने कॉमन निकाली और ये जो R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर है ये होता है Z के बराबर। और Z क्या है बेटा? इम्पीडेंस है। और इम्पीडेंस मतलब Z क्या है? तो Z का काम होता है RLC। RLC यदि किसी AC सर्किट में R, L और ये C, R, L और ये C जब तीनों कनेक्ट होते हैं तो इसमें होने वाली जो प्रतिबाधा होती है उसे ही इम्पीडेंस कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? इम्पीडेंस कहा जाता है। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? इम्पीडेंस कहेंगे। तो ये जो है RLC सर्किट को जब भी आप AC सप्लाई देंगे तो उसमें होने वाला जो बाधा होगा, उसमें होने वाली जो प्रतिबाधा होगी वही इम्पीडेंस कहलाती है। इसीलिए V इज इक्वल टू I इंटू Z हो जाएगा। अब ये V इज इक्वल टू I इंटू Z हो गया तो हम यदि कैलकुलेशन करें इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट तो V अपान Z हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है V इज इक्वल टू I इंटू Z। अब I का मान निकालें तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपान Z हो जाएगा। तो I क्या हो गया बेटा? यहाँ पर करंट हो गया, सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, और V क्या हो गया? ये सर्किट का सप्लाई वोल्टेज हो गया, और Z क्या हो जाएगा? सर्किट की इम्पीडेंस, क्योंकि सर्किट में RLC सर्किट जहाँ पर भी लगा होगा, या RL लगा हो या RC लगा हो या LC लगा हो, तो उसमें इम्पीडेंस का जब भी मान निकालेंगे तो उसका मान यहाँ पर इस फार्मूले से निकालेंगे, Z इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि अभी कैपेसिटर लगा रहता
तो फार्मूले में यहाँ पर XC आ जाता बस, ठीक है। यदि यहाँ पर L कैपेसिटर लगा रहता तो यहाँ पर फार्मूले में क्या आ जाता, XC आ जाता, उसका होल स्क्वायर हो जाता। फार्मूला एज इट इज जैसे का वैसा ही रहेगा, फिर उसमें चेंजेस नहीं होगा। कैपेसिटर को लगाएंगे तो यहाँ पर XC का होल स्क्वायर हो जाएगा बस इस फार्मूले में। तो यहाँ पर जब इस सर्किट में करंट निकालेंगे तो V/Z के फार्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ पर यदि देखें तो इसका जो फेजर डायग्राम है, फेजर डायग्राम को भी समझ लें। यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है वो फाई होगा। अब यहाँ पर ये जो रिजल्टेंट मान होगा इसको यहाँ लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्टेंट मान है VL, वोल्टेज और करंट के बीच, क्योंकि यहाँ इंडक्टिव कॉइल लगा हुआ है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और लोड जो है वो ऊपर शिफ्ट होगा, जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा तो ये एंगल भी बढ़ते जाएगा। देखिए जैसे जैसे लोड का मान बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन पावर फैक्टर का मान, जैसे ही पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग होगा तो लैगिंग में ये इसका एंगल नीचे आते जाएगा। इंडक्टर लगेगा तो नीचे आते जाएगा, लैगिंग होगा, मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और जब पावर फैक्टर यदि हम निकालते हैं, ये तो पूरा फेजर डायग्राम है, तो पावर फैक्टर एंगल निकालते हैं tan phi से, तो tan phi का मान यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा VL/, ये हो जाएगा VR। तो VL/VR से जब मान निकालेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा, VL का मान होता है I/XL और VR का मान होता है I/R। I से I कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ लास्ट में आपके बचता है XL/R। तो इसमें फाई का जो मान निकलेगा वो tan इनवर्स में हो जाएगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो वो tan इनवर्स हो जाएगा XL/R। ये इसका फाई एंगल निकालने का फार्मूला है। एवरेज पावर निकालना है तो P = V/I cos phi से आप निकाल सकते हैं। इसमें जो पावर फैक्टर का मान होगा माय डियर फ्रेंड, इसमें होगा 0 is less than 5, 5 is less than 90 डिग्री। और दूसरा होगा इसमें 0 is less than पावर फैक्टर इज लेस देन 1, मतलब ये 0 भी नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, तो 1 से कम ही रहेगा पावर फैक्टर, ठीक है। और इसमें एंगल कैसा होगा, ये एंगल के लिए है और ये पावर फैक्टर के लिए है। तो एंगल में 0 is less than 5, 5 is less than 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से इसका मान जो है यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबको जय हिंद।